फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। आईटी व सनत के वजीर श्रीधर बाबू ने मरकजी भारी सनतों और स्टील के वजीर HD कुमारस्वामी से कहा है कि वो रियासती हुकूमत की तरफ से मुख्तस की गई जमीनें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को वापस करें। वजीर श्रीधर बाबू जो दारुल हुकूमत के दौरे पर हैं, उन्होंने मरकजी वजीर से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। श्रीधर बाबू ने दरख्वास्त की कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की फाजिल जमीनें हवाले की जाएं, क्योंकि मरकज ने उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत फरोख्त करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने 70 की दहाई में कई पब्लिक सेक्टर तंजीमें कायम की और उन्हें हजारों एकड़ अराजी मुख्तस की। आदिलाबाद CCI ने सीमेंट की सनत को बहाल करने और मुकामी रोजगार के मौके को बेहतर बनाने को कहा। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत ने 4 लाख टन सालाना पैदावारी सलाहियत के साथ इस सीमेंट सनत को 2290 एकड़ जमीन के साथ साथ 2100 एकड़ चूने के पत्थर की कानें भी मुफ्त दी हैं। उन्होंने इसे निजी बनाने का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि नई सनतें रियासत में कायम की जाएं, क्योंकि तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए इंतहाई साजगार हालात हैं। कारोबार करने में आसानी में रियासत सरफहरिस्त है। उन्होंने कहा है कि सनतों के क़याम को तरजीह दी जाए, क्योंकि यहाँ जमीन, पानी और बिजली जरूरत के मुताबिक दस्तयाब हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और कलेक्टर हैदराबाद अंदीप दुरेशेट्टी IAS एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में सहूलियात का दौरा करते हुए मुआयना किया। कलेक्टर ने यकीन दिलाया अब जबकि अस्पताल में बिस्तरों की कुल तादाद 200 हो गई है, अमला 100 बिस्तरों के बराबर है। एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा और कारवान पानीपुरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्द ही नए डॉक्टरों की अलॉटमेंट की जाएगी। अब तक रोजाना बाहर से आने वाले मरीजों की तादाद 1000 के लगभग है। 200 बिस्तरों के एरिया हॉस्पिटल के अलावा 10 बिस्तरों का ICU और 10 बिस्तरों का डायलिसिस सेंटर यूनिट और 1 ऑक्सीजन प्लांट है। इस मुआयने के दौरान मजलिस के पार्टी के कॉरपोरेटर और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो AICC को मतला कर चुके हैं कि रियासती यूनिट का नया सदर मुकर्रर करे, क्योंकि उनकी 3 साला मियाद मुकम्मल होने को है। मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी मियाद के दौरान असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के साथ क़यादत की। रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का सदर बनाए गए थे। उन्होंने इसी साल 7 जुलाई को इस जिम्मेदारी का चार्ज लिया था और उनकी 3 साला मियाद रवा साल 7 जुलाई को खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा है कि मैंने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और AICC के जनरल सेक्रेटरी तंजीमी उमूर KC वेणुगोपालचारी से ख्वाहिश की है कि TPCC के नए सदर का तकर्रुर करें, क्योंकि मेरी 3 साला मियाद 7 जुलाई को खत्म होने वाली है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप से इस बात की ख्वाहिश कर चुके हैं कि वो उन्हें यानी कि रेवंत रेड्डी प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना की जिम्मेदारियों से फारिग कर दें और मेरी जगह अहले कायद को नया TPCC सदर मुकर्रर करें। दिल्ली में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह पर हमला करने वाला मरकजी वजीर बंडी संजय और मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह का हामी निकला, जिसने बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर उनके नाम की तख्ती पर इसराइल की तायद में पोस्टर लगा दिया और पथराव किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसकी शनाख्त BJP के सरगर्म कारकुन विनोद के तौर पर हुई है, जिसने यह हरकत की। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। वाज़ेह है कि बैरिस्टर
असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत में वाक़े क़यामगाह पर हमले के बाद इशरार ने उनके मकान के गेट और बोर्ड पर इसराइल की तायद में पोस्टर लगाए थे। हमला आवारों ने सदर मजलिस के घर पर आई स्टैंड विद इसराइल के पोस्टर लगाए और उन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की थी। सदर मजलिस के क़यामगाह पर लगाए गए पोस्टर पर हिंदी जुबान में लिखा है, भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी की अहलियत मनसूख की जाए। सदर मजलिस की क़यामगाह पर हमले के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग एक रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, तो पुलिस को कैसे इस बात का इल्म नहीं होता? बर वक्त पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुँचती? वाज़ेह है कि फ़लस्तीन की हिमायत में नारा लगाने के बाद से ही बीजेपी के अरकान व कायदीन सदर मजलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता है तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी हो गए, ओवैसी के ऊपर सख्त छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा के साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मकान वाक़े दिल्ली में इंक फेंके जाने पर और उनके घर के बाहर मौजूद नंबर प्लेट पर आई स्टैंड विद इसराइल के पोस्टर्स लगाने पर शदीद मज़म्मत का इजहार किया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने मुतालबा किया। देखिए सैयद अहमद पाशा कादरी ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इत्तला मिली है कि दिल्ली में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया और वहाँ पर कुछ नारेबाजी भी की, कुछ पोस्टर्स लगाए और इनके नेम प्लेट पे सियाही छिन के नाम मिटाने की कोशिश करे। इस किस्म की हरकत हुई है। ताज्जुब तो ये होता है कि हिंदुस्तान का पायतख्त दिल्ली है, दारुल हुकूमत में पुलिस की कार्रवाई क्या नौइयत की होना चाहिए वो हुकूमत को खुद गौर करना चाहिए। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह के बिल्कुल सामने डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है पुलिस के और वहाँ कोई सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ाम नहीं। उसूलन तो एमपी के जितने कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग होना चाहिए, पिकेट होना चाहिए, माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन वहाँ जब चाहे जब शरपसंद आते हैं, नारेबाजी करते हैं, शरपसंदी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, चले आते हैं। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह पर यह तीसरी या चौथी मरतबा है हमले का और इसके ताल्लुक़ से हुकूमत की पॉलिसी ये होना चाहिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारी अक्सरियत से 5वीं मरतबा मुंतखब हुआ है उसके तहफ़्फ़ुज़ में मौसर इक़दाम करके शरपसंदों को गिरफ़्तार करे, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये चीज़ों को हिंदुस्तान के अवाम बिल्कुल मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह पर बार बार अटैक करना, इससे पहले उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, ऐसे कई हमले हुए, लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो मौसर तौर पे कार्रवाई करे, शरपसंदों को इस अंदाज से अपनी गिरफ्त में ले कि दोबारा उनकी हिम्मत एक जवाब दे,
वो हिम्मतें उनकी नहीं होना चाहिए कि दोबारा ऐसी शरपसंदी कर सके। इसलिए हमारा मुतालिबा है, पहले तो हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि क़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। आवाम से अपील करते हैं कि वो इस नौइयत के कार्रवाई पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, दुआ करे कि मजलिस को अल्लाह और तरक्की दे और मजलिस को कामयाबी अता करे और नक़ीब मिलत की अल्लाह हिफाजत करे। क्या इमाम पार्टी अभी भी जय फ़लस्तीन बोलेगी? ये मजलिस के नक़ीब मिलत के ऐवान ये पार्लियामेंट की तकरीर के इक़्तिबासात पे एतराज़ जिसको है, कोई ऐसी गैर जमहूरी तकरीर नहीं थी, ना कोई हिस्सा था। उन्होंने बिल्कुल ऐवान के पास लिहाज रखते हुए पूरे तकरीर किए। इस पर नए नए नुक्तों पर एतराज़ात करना ये फ़िरक़ा परस्तों की आदत है और फ़िरक़ा परस्तों की ये हरकत होती है जो हमेशा कुछ शरपसंदी करने के लिए सोचते हैं। इनको अब कोई जवाब नहीं मिला। आज भारी अक्सरियत से पार्लियामेंट में इनकी नाकामी हुई और आज वो मुकाम, वो ताकत इनको हासिल नहीं रहा जो इससे पहले के इलेक्शन में मिला था। आज बेसाखियों पे हुकूमत आ गई है, लेकिन उसके बाद भी ये आलम है कि नक़ीब मिलत के ख़िलाफ़ शरपसंदी की जाती है। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि इसके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करे और MP की कॉलोनियों में मौसर पेट्रोलिंग रखे, पेट्रोलिंग करे, इंतज़ाम करे ताकि सबके लिए एकसा माकूल इंतज़ाम हो सके और अमन बहाल हो सके। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर पर फिर हुआ हमला। दिल्ली में मौजूदा 34 अशोका रोड पर असदुद्दीन ओवैसी के ऑफिशियल रेसिडेंस पर कुछ खाकी चड्डी गैंग वालों ने नेम प्लेट को तोड़ने की कोशिश की और नेम प्लेट पर ब्लैक इंक डालकर फरार हो गए। इसके अलावा आई स्टैंड विद इजराइल के पोस्टर्स भी चस्पा किए गए। दिल्ली के 34 अशोका रोड जो VIP एरिया है, जहां पर तकरीबन सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऑफिशियल रेसिडेंस मौजूद रहते हैं, ऐसे हाई सिक्योरिटी एरिया में ऐसी हरकत पहले भी हो चुकी है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है और इस वाक़े के खिलाफ चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली जुल्फ़िकार अली ने शदीद मजम्मत की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। देखिए उन्होंने क्या कहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अभी कुछ ही देर कबल नक़ीब मिल्लत राज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के घर पर चंद शरपसंद अनासिर ने काली स्याही डालकर वहाँ से भाग गए। तो हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ इन शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की हरकत करने के लिए सोचे और हुकूमत फ़ौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की इख्तिदार पर वापसी के साथ सरमायाकार ग्रीनफील्ड दारुल हुकूमत अमरावती में एक बार फिर दिलचस्पी जाहिर कर रहे तेलुगु देशम पार्टी की ज़रा क़यादत NDA की नई हुकूमत ने तामीरी सरगर्मियों के बुनियादी कामों के आगाज से मुल्की व गैर मुल्की इन्वेस्टर्स सरमायाकार रियासत के ख्वाबों के सदर मुकाम अमरावती में सरमायाकारी करने के लिए एक बार फिर दिलचस्पी जाहिर कर रहे। इनमें चंद सरमायाकार पहले ही आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से रुजू होकर अमरावती के तामीरी कामों में सरमाया लगाने में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर नायडू ने इस रीजन का दौरा करते हुए अपने ख्वाबिदा प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ कामों के अज्जा के मौक़िफ़ का जायजा लिया। इस प्रोजेक्ट को नायडू ने अपनी पहली मियाद में शुरू किया था। APCRDA और रियासती हुकूमत के ओहदेदार नजरसानी तखमीनी लागत की तजावीज़ तैयार करने में मसरूफ हैं ताकि मरकज से फंड्स हासिल कर सकें। TDP की हुकूमत जो 16 MPs के साथ मरकज की NDA हुकूमत की एक अहम शराकतदार है, अमरावती के तामीरी कामों को 2 से 3 साल में मुकम्मल करने के लिए मरकज से फिराक दिलाना फंड्स हासिल करना चाहती है।
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिरने के हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतज़ाम के लिए बदउनवानी और मुजरिमाना लापरवाही जिम्मेदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल नेटवर्क पर कहा, दिल्ली हवाई अड्डे के सानहे के मुतासरीन के तईं हमारी दिली ताज़ियत, ये सब लोग बदउनवान, नाअहल और खुद गर्ज हुकूमत का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के पिछले 10 सालों में नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही बुनियादी ढांचों के ताश के पत्तों की तरह गिरने के लिए बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत जिम्मेदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुतअद्दिद बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की फहरिस्त भी दर्ज की जिनकी मोदी हुकूमत ने बहुत ज्यादा तशहीर की थी, जो इस तरह के बेहतर तरीके से नहीं चल सके जैसा कि हुक्मरान पार्टी चाहती थी। राजधानी दिल्ली में शदीद बारिश के दरमियान इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा पेश आया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा खड़ी गाड़ियों पर गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस वाक़े को लेकर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, मार्च में वज़ीर आज़म ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का इफ्तिताह किया था। आज उसकी छत गिर गई जिसके नतीजे में एक कैब ड्राइवर की अलमनाक मौत हो गई। 3 माह कबल वज़ीर आज़म ने जबलपुर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था, इसकी भी छत गिर गई। अयोध्या में तामीराती कामों की खराब हालत से मुल्क गमज़दा है। ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का बदउनवान मॉडल है जिसे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म इन नाक़िस तामीराती कामों और इस बदउनवान मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से मुश्किलात बढ़ गई हैं। लोकसभा में कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट बराए मेडिकल एजुकेशन NEET UG नीट के मामले पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामाराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल सुबह 11 बजे भी इस मामले पर अपोजिशन अरकान के हंगामे आराई के बाइस ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने हंगामाराई शुरू कर दी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने अरकान से कहा है कि वो पुरसुकून रहें और तृणमूल कांग्रेस के रुकन SK नूरुल इस्लाम के लोकसभा रुकन के तौर पर हलफ लेने की कार्रवाई मुकम्मल होने दें। बिरला ने ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी से कहा कि वो अपनी पार्टी के अरकान को बताएं कि उन्हें कब खड़ा होना है और कब नहीं। इस्लाम के हलफ उठाने के बाद ऑपोजिशन अरकान ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान ऐवान के बीच में आए और हंगामाराई और नारेबाजी शुरू कर दी। ऑपोजिशन अरकान कह रहे थे कि तलबा के साथ इंसाफ किया जाए। वो नारे लगा रहे थे, तलबा को इंसाफ दो। उनका कहना था कि इस मामले पर फौरी बात की जाए। वो वजीर तालीम की बरतरफी का भी मुतालबा कर रहे थे। बिरला ने कई बार अराकीन को पुरसुकून रहने और अपनी अपनी निशस्तों पर जाने को कहा, लेकिन ऑपोजिशन अराकीन ने इनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि वोटरों ने यहाँ के अरकान को नारे लगाने के लिए मुंतखब नहीं किया है। ऐवान और सड़क में फर्क होना चाहिए। हंगामाराई के दरमियान स्पीकर ने कुछ कानून साजी का काम करवाया। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर
आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 जंक फूड का नाम सुनते ही आपके जहन में ऐसे खाने की तस्वीर बन जाती है जिसे सेहत की वजूहात की बिना पर खाना अक्सर मना किया जाता है। ताहम कुछ हिंदुस्तानी स्नैक खाने हैं जो न सिर्फ आपको बेहतर जायका देंगे बल्कि उनका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद समझा जाता है। इन हिंदुस्तानी जंक फूड्स में से आज हम 5 ऐसे ही सेहत बख्श और लजीज खानों के बारे में बात करेंगे जो बनाने और जल्दी तैयार करने में बहुत आसान है। आप उसे नाश्ते, शाम के नाश्ते या फैमिली इकट्ठे होने के दौरान बना सकते हैं। आइए इन 5 इंडियन स्नैक्स के बारे में तफसील से जानते हैं। 5 सेहतमंद और लजीज हिंदुस्तानी स्नैक्स। भेलपुरी। आपने भेलपुरी का नाम तो सुना ही होगा। ये जितना रंगीन नजर आता है खाने में भी उतना ही लजीज होता है। भेलपुरी एक स्ट्रीट फूड है जो किसी भी सयाहती मुकाम पर आसानी से दस्तयाब है। ये पफ्ड राइस्ड यानी पफ्ड चावल से बनाया जाता है। इसमें कटी हुई सब्जियां, टेंगी, चटनी और मसाले डालकर तैयार किया जाता है जो जायके के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। और अंकुर चाट, चने, मूंग और फलियों में प्याज, खीरा, टमाटर, लीमू, नमक और चटनी डालकर अंकुर चाट तैयार की जाती है जिसका जायका बहुत लाजवाब होता है। और स्प्राउट चाट प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है जो आपको सेहतमंद रखने में मददगार है। मकई। जैसे ही बारिश होती है बहुत से मकई बेचने वाले सड़क के किनारे नजर आते हैं जिसे देखकर आप खुद को मकई खाने से रोक नहीं पाते। गरम मकई को ग्रिल में पकाकर लीमू और नमक के साथ खाया जाए तो बहुत लजीज लगता है। इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। वेजी उपमा। जैसा कि नाम से पता चलता है वेजी उपमा एक जुनूबी हिंदुस्तानी डिश हो सकती है लेकिन उसे शुमाली हिंदुस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है। ये बच्चों के टिफिन के लिए बेहतरीन खाना समझा जाता है जिसमें आपको जायके के साथ साथ सेहत का भी तौर पर मिलता है। पोहा एक ऐसा हिंदुस्तानी जंक फूड है जो जल्दी तैयार हो जाता है और इसमें आयरन वाफर मकदार में पाया जाता है जो आपके जिस्म में आयरन की कमी को रोकता है। आप उसे हर रोज अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। बहुत जल्द तैयार होने वाला ये पोहा सेहत की दोहरी खुराक कहला सकता है। दिल्ली और कौमी दारुल हुकूमत खिते NCR में हो रही बारिश की वजह से इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिर गई जिससे टैक्सियों और कारों में बैठे हुए 6 अफराद जख्मी हो गए। मौसूला इत्तला के मुताबिक ये वाक़या सुबह पेश आया। राहत और बचाव का काम जारी है। फायर सर्विस हुकाम ने बताया कि टर्मिनल 1 की छत की चादर के अलावा सपोर्ट बीम भी गिर गया जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप एरियाज में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हवाई अड्डे पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौजूद रहीं। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, मैं ज़ाती तौर पर सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूं। तमाम एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर मुतासरा मुसाफिरों की मदद करने का मशवरा दिया गया। राहत और बचाव टीमें जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं। बचाव मुहिम अब भी जारी है। दिल्ली NCR में पहली प्री मानसून बारिश हुई है। मुसलसल बारिश की वजह से दिल्ली NCR के कई इलाकों में रात भर पानी जमा हो गया जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు.
ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.